प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब से दुनिया वजूद में आई, एक आदम और हवा का जोड़ा, उससे जो है सारे इंसान पैदा हुए, और जैसे जैसे इंसानों की नस्लें बढ़ती गई, वहाँ से सोशल डिवाइड का आगाज़ हुआ और कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल रहे फाइनेंशियली, कुछ लोग वीक होते गए। ऐसे में जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, उनको जो इकोनॉमिकली वीक है, उनकी मदद करने का हुक्म दिया गया है। इसे कहते हैं फिलैंथ्रोपी, इंसान की दोस्ती, इंसानियत से दोस्ती। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू में आता है कि लोगों को बुलाए, खाना खिला दिए, मिस्किनों को, गरीब को, यतीमा को। इस तरह से शुरुआत होती है, हम्बल बिगिनिंग ऑफ फिलैंथ्रोपी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तरक्की करती गई और जो है डेवलपमेंट आता गया, तो उसके तकाज़े बदलते गए और उसके नए नए अक़साम आने लगी। तो इस ताल्लुक़ से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर आमिरुल्लाह ख़ान साहब, जो कि एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, मर्री चेन्नारेड्डी एचआरडी इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक के प्रोफ़ेसर हैं, और साथ ही साथ ये ख़ुद भी बहुत ही आला दर्जे के फ़िलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो मैं प्रोफ़ेसर आमिरुल्लाह ख़ान साहब का इस्तकबाल करता हूँ BBN चैनल पर। बहुत शुक्रिया। जी, आमिर भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़िलैंथ्रोपी कहते किसे हैं? फिलैंथ्रोपी एक एक ऐसा वर्ड है जो सारी चैरिटी, ज़कात, गिविंग, चाहे वो कैश में हो, चाहे जिस तरह भी हो, उसको कहते हैं। और अब फिलैंथ्रोपी दुनिया भर में कई किस्म की हो चुकी है। कुछ फिलैंथ्रोपी वो जो अफराद अपने पैसे देते हैं, कुछ वो जो फैमिलीज अपने पैसे देती हैं, कुछ जब लोग इकट्ठा होके अपनी जायदाद वक्फ कर देते हैं, कहीं कहीं पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल फिलैंथ्रोपी कहते हैं, या इम्पैक्ट फिलैंथ्रोपी जिसको कहते हैं, जहाँ पे लोग पैसे उसी तरह इन्वेस्ट करते हैं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, और फिर उससे उसी तरह के वो नतायज उनको दरकार होते हैं, जिससे फिलैंथ्रोपी का जो अमाउंट है वो न सिर्फ वो बढ़े, बल्कि उससे एक इम्पैक्ट भी पैदा हो माशरे में। तो कई तरह की फिलैंथ्रोपी अब देखी जाती है। ज्यादातर अब जो जिक्र करते हैं लोग, वो बड़ी फिलैंथ्रोपी का जिक्र करते हैं। अजीम प्रेमजी की फिलैंथ्रोपी, बिल गेट्स की फिलैंथ्रोपी, जहां हजारों करोड़ रुपए ये जो बहुत अमीर लोग हैं, ये अपने हजारों करोड़ रुपए फिलैंथ्रोपी में लगाते हैं। जी, जी। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है, तो ये अक़साम किस तरह से और कब बनी और कितनी बनी? ये फिलैंथ्रोपी जो मखसूस किस्म की फिलैंथ्रोपी जिसकी आजकल बात होती है, ये वो है जो बड़ी इंटरेस्टिंगली अमेरिका से शुरू हुई। अच्छा। अमेरिका में हुआ यूं कि अमेरिका में 300-400 साल पहले जब लोग जाने लगे, और बड़ा गरीब मुल्क था, वहाँ कुछ होता था नहीं, यूरोप के जो गरीब लोग थे वो जाया करते थे अमेरिका, और वहाँ पे सिवाय जमीन और जानवरों के कुछ था नहीं। तो वहाँ पे और कोई गवर्नमेंट भी थी नहीं। तो वहाँ पे ये जो सेटलर्स गए यूरोप के, उनको ये अंदाजा हुआ कि जब तक वो में एक दूसरे की मदद ना करें, वो आगे नहीं बढ़ सकते या बच भी नहीं सकते। वो अपने आप को पिलग्रिम कहते थे, वो अपने आप को ऐसे लोगों में शुमार करते थे जो एक मजहब के लिए निकल पड़े हैं, जिनको एक आला दर्जा था वहाँ रहना और उन दुश्वारियों का सामना करना। तो जब वो वहां गए तो उन्होंने छोटे छोटे बिल्कुल ही मुख्तसर किस्म के चर्च बनाए, और वहां पे हर आदमी, चाहे वो जितना गरीबी क्यों हो, ज्यादातर गरीबी होते थे, लेकिन फिर भी वो थोड़े से पैसे अपने अलग से रख देते थे चर्च में, ताकि उनसे उन लोगों की मदद हो सके जो बिल्कुल ही मिस्कीन हो। वहां से शुरू होती है ये फिलैंथ्रोपी की कहानी। एक फिलैंथ्रोपी वो थी जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की फिलैंथ्रोपी एशिया में देखी जाती थी, जहां बड़े बड़े मज़ाहिब, खुसूसन इस्लाम में
जहाँ पे बाकायदा एक निज़ाम था कि 2.5% आप ज़कात देंगे, फितरा देंगे और सदक़े करेंगे, और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की फिलैंथ्रोपी हो चुकी थी तब तक। लेकिन ये जो इनफरादी तौर पे बिल्कुल वॉलंटरी फिलैंथ्रोपी वो अमेरिका में शुरू हुई, और वो फिर बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर गई 19वीं सदी में। जब 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 अमेरिका बड़ा मुल्क बनने लगा और वहाँ पे ऑयल भी डिस्कवर हुआ और वहाँ पे बड़े बड़े रेल और रोड बनने लगे, तो वहाँ पे हमने देखा कि पहली बार इतने बड़े लोग जो गवर्नमेंट में नहीं थे। ये बाकी दुनिया में जो अमीर लोग थे वो रशिया का जार, हैदराबाद के निज़ाम, फलानी जगह के बादशाह, उस किस्म के होते थे। अमेरिका में बड़े लोग ऐसे आने लगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, और उन लोगों ने जब इतनी सारी दौलत कमाई तो उस दौलत को, चूंकि एक वो ट्रेडिशन था कि वो गरीबों के लिए दिया करते थे जब वो गरीब थे तब से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा बहुत सारा हिस्सा इन कामों में जाएगा जिसमें गरीबी से लड़ाई होगी। और तभी फिर वो कार्नेगी फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, दो बड़े लोग, कार्नेगी और फोर्ड, इन दोनों ने बड़े फाउंडेशन बनाए 100-125 साल पहले। इंडिया में पहला ऐसा फाउंडेशन जमशेदजी टाटा ने बनाया था, और वही ट्रेडिशन था। वो भी उन्होंने भी पैसे कमाए थे इंडस्ट्री से, वो भी राजा महाराजा नहीं थे। तो इन लोगों के पास से जो कॉरपोरेट फिलैंथ्रोपी शुरू हुई, वहां से ये पैसे सब निकलने लगे, और इन्होंने फिर जिम्मेदारी ले ली, खुसूसन अमेरिका में, कि हम दुनिया भर के गरीबों की मदद करेंगे। बाकी हर जगह जो फिलैंथ्रोपी हुई, टाटाज की भी या बिरला की भी, व्हाटएवर, वो अपने अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क तक महदूद थी। अमेरिका ने फिलैंथ्रोपी इंटरनेशनल की, उसके बाद फिर उसके बहुत दिनों बाद फिर यूरोपियन फिलैंथ्रोपी आने लगी। ठीक है। तो ये शुरुआत थी उस फिलैंथ्रोपी। बहुत अच्छे आपने अमेरिका का जिक्र किया, चर्चेस का जिक्र किया, और कार्नेगी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, और आपने जिक्र किया जमशेदजी टाटा जो है इंडिया में शुरू किए। ये कॉन्सेप्ट असल में दिया किसने है फिलैंथ्रोपी का? तो ये कॉन्सेप्ट का शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से आता है, इसकी कोई ऐसी ठोस डेट या किसी एक शख्स से मंसूब नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न फिलैंथ्रोपी है वो 100-150 साल पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका से शुरू होती है, और वहां पे कानूनन ट्रस्ट बनाए जाते हैं। पहली बार हमने देखा कि जब कि कानूनन ट्रस्ट बनाए गए, जिन्होंने कहा कि हम ये पैसे आवाम की के लिए खर्च करेंगे, इस वजह से इन पैसों पे टैक्स ना लगाया जाए। और वहां से फिर वो ट्रस्ट मूवमेंट शुरू होता है, और ट्रस्ट लॉज आते हैं। इंग्लैंड में थे पहले से, अमेरिका में मजबूत हुए, और फिर और सब कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में जो ट्रस्ट एक्ट आया वो उसी बेसिस पे आया जो अमेरिका और इंग्लैंड में होता। ठीक है। जहाँ तक के हमारी मालूमात जाती है, ये जो आपने जिक्र किया है अमेरिका, चर्च और फाउंडेशंस वगैरह, जो जब कोई भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी लेकर निकलता है तो उसको काफ़ी सराहा जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो मुझे हैरत नहीं होती है, मुझे हैरत बिल्कुल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि 1450 साल पहले जो ज़कात का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस तरह से आपने वॉलंटरी फिलैंथ्रोपी की बात की, ये कंपलसरी फिलैंथ्रोपी का कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है। और फिर ज़कात के अलावा और भी आप खर्चे, अगर आपके पास पैसे हों तो ये वॉलंटरी फिलैंथ्रोपी हो गई। तो जहाँ तक के नोन रिकॉर्ड्स है, डेटा है, मुझे ये जान पड़ता है कि ये इस्लाम ने दिया है कॉन्सेप्ट फिलैंथ्रोपी का। हाँ, ज़कात जब आप देखें, जहाँ पे मैंडेटरी गिविंग होती है, वो यकीनन 1400 साल पहले इस्लाम में शुरू हुआ। लेकिन यही फ़र्क है ज़कात और मॉडर्न फिलैंथ्रोपी में, कि ज़कात पे का कानून है, ज़कात आपको देना ज़रूरी होता है। इस्लामी कंट्रीज़ में
पेनल्टी भी होती है, जेल भी होती है अगर आप नहीं दें। और फिलेंथ्रोपी वो होती है जो बिल्कुल कंप्लीटली वॉलंटरी होती है, उसकी बिल्कुल कोई बिल्कुल, पूछताछ नहीं होती। तो जी ये फर्क है। तो अगर आप टैक्स की हद तक बात करें हम्म, तो पहला पहला एंटी पॉवर्टी टैक्स ज़कात ही होगा। जी लेकिन जहां तक फिलेंथ्रोपी की बात करें, वो हम्म, फिलेंथ्रोपी अमेरिका में शुरू हुई। ठीक है। मॉडर्न फिलैंथ्रोपी मेरे ख्याल से, क्योंकि जहां पर एंशियंट सरकार, फिलेंथ्रोपी एंशियंट फिलेंथ्रोपी तो थी नहीं ना। हाँ एंशियंट फिलेंथ्रोपी जब बड़े लोग थे ही नहीं, बड़े लोग सिर्फ राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपनी ट्रेजरी से दिया करते थे। तो ठीक, ये जो लोगों ने अपने पैसे देने शुरू किए और अपने आप से देने शुरू किए और बगैर किसी कानून की जबरदस्ती के देने शुरू किए, ये दो दो 250 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है। फिर एक बार मैं वापस जाकर फिर आता हूँ मॉडर्न फिलैंथ्रोपी पे। जी हाँ, जी हाँ, हजरत जी हाँ। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआं खरीदा आवाम के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। खजूर का बाग है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जो वॉलंटरी फिलैंथ्रोपी भी हुई थी। वॉलेंटरी फिलेंथ्रोपी में जो सबसे बड़ी जो सबसे अहम वाकया तो कई लोग सुनाते हैं, हम्म मुसलमान ही नहीं। हम्म वो वो पहला वाला वो वाकया है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आप अपनी लाइए दौलत दीजिए। तो हजरत उमर गए और उन्होंने आके अपनी आधी दौलत दी। बिल्कुल। तो बड़े आदमी थे, लोगों ने और बड़ी बात थी कि भाई इतने बहुत से पैसे उन्होंने दे दिए, आधी अपनी वेल्थ दे दी। हम्म लेकिन जब हजरत अबू बकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी दौलत दूं। हम्म तो हालांकि वो कम थी, हम्म लेकिन वो जो जज्बा था, हम्म वो वो सारी फिलेंथ्रोपी, अभी भी जहां पे भी फिलेंथ्रोपी का जिक्र होता है, वो हिस्सा बार बार दोहराया जाता है। उसको गांधी जी ने दोहराया, उसको बिल गेट्स ने दोहराया, कई लोगों ने दोहराया कि फिलेंथ्रोपी उसको कहते हैं। हम्म फिलेंथ्रोपी जब होती है जब आप बिल्कुल बेगरज और बेफिक्र हम्म पैसे दें। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि फिलेंथ्रोपी वो नहीं होती कि आपने अपने जेब में हाथ डाला और पैसे दे दिया और आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हम्म फिलेंथ्रोपी वो होती है जब आपने इतने पैसे दिए कि आपको तकलीफ हो। हम्म उसने कहा मैं अगर करोड़ों रुपए दे दूं, वो फिलेंथ्रोपी नहीं है। हम्म लेकिन वो जो औरत घर में काम करती है लोगों की, वो जब जाके चर्च के डिब्बे में $10 डालती है अपने $12 $18 की कमाई से, फिलेंथ्रोपी उसको कहते हैं। बिल्कुल। हजरत अबू बकर का जो वाकया था, वो हम्म फिलेंथ्रोपी था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि घर में कैसे चलेगा, क्या होगा, खाऊंगा कहाँ पे अगले दिन। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अल्लाह की राह में मुझे देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये लीजिए ये सारे पैसे, उसको बिल्कुल बिल्कुल फिलंथ्रोपी है। बिल्कुल। वाकई डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन फिलंथ्रोपी वाला वहीं से निकल हम्म, गया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको बार गुजरे, उसे जी, कहते हैं फिलैंथ्रोपी। उसे हजरत फिलंथ्रोपी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो इतना बार ले लिया कि सारा सब कुछ दे दिया, कपड़े भी दे दिए। सिर्फ वो जब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बोरिया पहने हुए थे और जी हाँ, उसमें बबूल के कांटों से उसको सिया गया था। तो जी हाँ, ये आखिरी हद है, ये तो आखिरी जी हद है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं मॉडर्न फिलैंथ्रोपी पे। ये जो आपने कहा है कि जितने भी नाम आपने गिनवाए हैं तकरीबन ये कॉरपोरेट जी पर्सनालिटीज हैं। जी जी तो जी। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फिलैंथ्रोपी और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फ़र्क है? तो हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत बड़ी होने लगी और हम्म, खुसूसन कुछ कंपनियां बहुत बड़ी हो गई। इनमें से सबसे बड़ी कंपनियां वो थी जो ऑयल और पेट्रोल और एनर्जी की कंपनीज थी, जिनमें से एक बड़ी कंपनी थी शेल। जी लेकिन जैसे 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 तेल निकलने लगा, वो रिफाइन होने लगा, बहुत गाड़ियां बिकने लगी, तो दुनिया में पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन और ये सारे मसले खड़े होने लगे और इस वजह से इन कंपनियों का नाम खराब होने लगा। तो इनके सामने एक बड़ी बड़ी दुविधा थी कि ये हम्म पैसे कमाएं या नाम गंवाएं। हम्म तो
इन्होंने ये सोचा कि हम कुछ पैसे इनमें से वापस लगा दें ताकि फिर हम जंगल बसा सकें, फिर हम सफाई कर सकें, फिर हमारी नदियां साफ हो। और उसको उन्होंने कहा कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हमारी होती है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना ज्यादा मुनाफा हो सका कमाएं, जितने ज्यादा लोगों को बेच सके बेचें, जितनी अच्छी चीजें बना सके बनाएं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जिसका कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम लोगों को पढ़ाएं, हम लोगों की सेहत की देखभाल करें, हम लोगों को खाना खिलाएं, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जब इनका नाम बहुत खराब होने लगा तो इन सब लोगों ने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे पैसे खर्च करने शुरू किए। एक बड़ी मशहूर रिपोर्ट इंग्लैंड से आई, उसका नाम कैडबरी रिपोर्ट है। कैडबरी रिपोर्ट ने कहा कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसे खर्च करने चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। जी। उसके बाद फिर ये एक ये एक ये एक तर्ज बन गया कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने लगे। इतना हो गया कि जब हम और आप कंपनी के नाम देखने लगे तो हमने कहा अच्छा ये वाली कंपनी तो फलाही काम में, माशरे के काम में बहुत पैसे खर्च करती है, तो चलो इसका जैम खरीद लें, तो चलो इसकी इसकी क्रीम खरीद लें या इसका तेल खरीद लें। उसकी वजह से लोगों को ये समझ में आया कि जितना आप पैसा खर्च करेंगे, जितना पैसा आप देंगे चैरिटी में, उतनी ज्यादा आपकी मकबूलियत होगी, उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस मैनेजमेंट में एक स्ट्रैटेजी बन के आया कि आप 10 रुपए खर्च कीजिए खाना खिलाने में या लोगों को अस्पताल बनाने में, आपको 100 रुपए आएंगे। तू वो क्या है वो कि एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा। ये एक्चुअली लोगों ने देखा होते हुए। टाटा का नाम क्यों बड़ा हुआ इंडिया में? क्योंकि लोगों ने कहा कि ये कंपनी ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। ये कंपनी अस्पताल भी बनाती है, ये कंपनी स्कूल भी बनाती है, चलो इनकी चीजें खरीदें। और टाटा और मशहूर हो गया और पैसे कमाने लगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यही किया। बिल गेट्स ने जब शुरू किया अपनी $20 बिलियन से, उन्होंने देखा कि वो जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। अब वो $100 बिलियन के हो गए। जब उन्होंने शुरू किया देना तो वो $20 बिलियन के थे। तो जितना ज्यादा दिया उससे ज्यादा वापस आने लगा। अभी पिछले साल मैकिन्जी स्कॉट, जेफ बीजोस की जो तलाकशुदा बेगम है, उन्होंने ये किया। उन्होंने जैसे ही $1.5 बिलियन दिए, उनकी वैल्यू $5 बिलियन से बढ़ गई। तो ये सीएसआर की एक बड़ी खास बात रही कि जहां कॉर्पोरेट सेक्टर ने देना शुरू किया, उन्होंने देखा कि हमें और फायदा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने तो बाकायदा देने के लिए दिया और कुछ लोगों ने स्ट्रैटेजी के तौर पे दिया कि देंगे हम तो हमारा नाम बड़ा होगा, हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी। जी जी। जो हदीस पेश की गई थी, ज़कात देने से माल में कमी नहीं आती है बल्कि माल बढ़ता है। बढ़ जाती। अगर कोई मुसलमान को इस पर शक है तो आपने जो बताए हैं एग्जाम्पल्स, वो देख ले। जी हाँ, अजीम प्रेम जी को देखें आप। अजीम प्रेम जी ने 12,000 करोड़ रुपए दिए, अब उनके पास 1 लाख करोड़ रुपया है। तो ये बात तो तय है कि जब आप देते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलता है। बेशक, बहुत प्यारे। पैसे में ही, पैसे की शक्ल में, और दूसरी शक्ल में तो मिलता ही है। आप मकबूल भी हो जाते हैं, आप अच्छे भी सुना, आप सब हो जाता हो, पैसे भी मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी जो है मालूमात आपने पहुंचाई। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में अगर कोई फिलैंथ्रोपी में एंटर होना चाहता है तो उसके तकाजे क्या है जो वो पूरे करके एंटर हो सकता है? 2 तरह की फिलैंथ्रोपी होती है। एक वो जो मैं अपने पैसे खर्च करूं, तो ये तो वही कर सकता है जो जिसके पास पैसे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे लोग जिनके पास दौलत नहीं है वो नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हम में से कुछ लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम अपना वक्त दें। अगर अपना वक्त दें, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं परेशानी हो जाए, कहीं स्कूल नहीं चल रहा, वहां जाके थोड़ी देर पढ़ा दें, वहां जाके लोगों की मदद कर दें, कहीं जाके घर बनाने में लोगों की मदद करें, कहीं खड़े हो जाए लोगों को बताने के लिए कि भाई यहाँ वैक्सीन मिल रही है, यहाँ आ जाइए, वो भी फिलैंथ्रोपी है। और एक जो नया तर्ज
आ गया है वो ये कि हम जैसे लोग हम ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास तो नहीं है पैसे, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप देना चाह रहे हैं तो ये पैसे कहाँ खर्च करें तो आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हम आपको बताएंगे कि आप बिहार में इस इलाके में खर्च करेंगे पैसे तो छोटे बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को एजुकेशन में खर्च करें तो हम आपको बताएंगे कि आदिलाबाद में फलानी जगह आप स्कूल बनाइए, वहां सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि औरतों का कुछ भला हो तो हम कहेंगे कि चलिए आसाम में कई ऐसी औरतें हैं जो अकेली हैं, उनकी हम मदद कर दें। उससे फिर जब जो ऐसे ऐसे इदारे बनने लगे और ऐसे बहुत अच्छे इदारे बने, इन इदारों ने लोगों से कहा कि हम आपके पैसे आपके लिए खर्च करेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है, अक्सर लोग इसलिए नहीं देते कि उनको ये शक होता है कि भाई ये जो मैं पैसे दे दूं इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा। हम गवर्नमेंट को नहीं देते पैसे इसी वजह से कि भाई गवर्नमेंट तो पैसे जाया कर देगी, आप गवर्नमेंट को पैसे दे वो स्टैच्यू बना देगी, वो पार्लियामेंट नहीं खड़ी कर देगी। तो इस वजह से आपको ऐसे इदारे चाहिए जो आपको हर 6 महीने में, हर साल भर में रिपोर्ट करें कि देखिए ये हमने 10,000 बच्चों को खाना खिलाया, ये 20,000 बच्चे सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास में पास होके आ गए, ये इसका वीडियो है, ये इसकी वेबसाइट है। तो ऐसे नए इदारे जो लोगों की जो चैरिटी है उसको इकट्ठा करके उसको एक बड़े पैमाने पे खर्च करते हैं, ये नए किस्म के फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे हम जैसे कई लोग जिनके पास अपनी दौलत कुछ नहीं है, जिससे हम लोग वाबस्ता हैं। ओके, तो अब ये लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं अगर कोई इस किस्म का काम करना चाहे तो? हाँ, हाँ, ये पहले बड़ा आसान होता था, आप 2-4 लोग जमा हो, एक तख्ती लगा लें कि भाई हम फलाने हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलिए आप एक ट्रस्ट या सोसाइटी बना लीजिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि आप कंपनी भी बना सकते हैं नॉन प्रॉफिट। अब ये हो गया है कि अब बहुत सारी दुश्वारियां आने लगी, खुसूसन ये नई गवर्नमेंट ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया है। अब आपको हर पैसे की इजाजत लेनी पड़ती है। अब आपको जो दे रहा हो उसको इजाजत लेनी पड़ती है, जो ले रहा हो उसको इजाजत लेनी पड़ती है। पहले आसान था, मैंने आपसे पैसे लिए, साल भर खर्च किए, आपको एक रिपोर्ट दी और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी, तो उसमें कोई कोई धांधली का मौका नहीं था। अब ये हो गया कि अब हर महीने रिपोर्ट देनी पड़ती है। आप जब मुझे पैसे डोनेट करेंगे तब आपको जरूरत है कि आप परमिशन ले, मुझे जरूरत है कि आपसे ले। अगर मैं कहीं बाहर से पैसे मंगा रहा हूँ तो वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन कर दिया है। तो ये बहुत सी दुश्वारियां आ गई जिसकी वजह से ये सेक्टर में काफी परेशानी हो गई। मतलब एक इंसान दोस्ती का काम और बड़ा उसमें मुश्किल हो रुकावट। गया, हाँ, बहुत रुकावटें हो गई, बहुत ज्यादा। तो अब फिर कैसे लोग इसमें क्यों आगे आएंगे अगर उनको तकलीफ महसूस होगी, कई अगर लोग दुश्वारियां पेश कई आएंगी? हाँ, कई लोग अब पीछे हटने लगे हैं और हम्म, वो समझते हैं कि ज्यादा आसान ये है कि प्राइम मिनिस्टर को दे दो या चीफ मिनिस्टर को दे दो। और वो तो फिर कहाँ जाता फिर है किसी उसका को कोई, पता नहीं, जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि स्टैचू बना देंगे, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग खड़ा जी कर हाँ, देंगे। जी हाँ, जी हाँ, मजबूत हाँ, इमारतें बनाकर कमजोर इमारतें खड़ा करने का सोच रहे हैं आजकल के से पॉलिटिशियंस। बड़ा मसला, जी हाँ, जो बिल्डिंग 4-4 5-5 सौ से साल से ठहरी हुई है, मजीद उसकी लाइफ है, वो तोड़कर आरसीसी स्ट्रक्चर, कोई गारंटी नहीं है आरसीसी स्ट्रक्चर की, 50 साल 60 साल, और फिर वो पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। जी हाँ। तो अब आप क्या मशवरा देते हैं अगर कोई फिलैंथ्रोपी करना चाहता है मौजूदा दौर में? देखिए आजकल बहुत सारे इदारे ऐसे हो गए हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और वो अच्छे इदारे हैं, काफी अच्छे इदारे हैं। एक एक नाम जो सब लोग लेते हैं वो गिव इंडिया का लेते हैं, या दासरा एक और ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, तो वहां पे अगर आप तो उन्होंने बाकायदा इसकी टेम्पलेट्स, इसका एल्गोरिथम, इसका सॉफ्टवेयर बना रखा है कि भाई देखिए आप आइए, आप बताइए आपको किस सेक्टर में काम करना है, किसी को एजुकेशन में, किसी को हेल्थ केयर में, किसी को उसमें वो फिर बताएंगे कि सबसे ज्यादा परेशान लोग किस इलाके में। हम्म, आपको ये भी बताएंगे कि अगर वहां पे आपको अस्पताल बनाना है तो कौन बना रहा है वहां पे। हम्म, फिर आपको 3 महीने 6 महीने में रिपोर्ट देंगे। तो अब आसान हो गया है। अब अगर आप चाहें तो आप इस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को यूज करें, अगर आप चाहें आप खुद करें। ओके। तो ये सारी सहूलियत मौजूद है। आप चाहें तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दे दें, आप चाहें तो छोटों को दें। लाखों ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुल्क में,
और अब इसमें लोगों ने ये भी तहकीक करके आपको बताया है कि एक रैंक कर दिया है कि देखिए ये जो ऊपर के इदारे हैं इनको हमने ऑडिट किया, ये बहुत अच्छे पुख्ता इदारे हैं। ये जो नीचे वाले हैं इनको हमने नहीं ऑडिट किया लेकिन ये लगता है ठीक है, ये जो कुछ है इनको ना दें, ये आपके पैसे ज़ाया करेंगे, तो वो भी फायदा हो गया। तो अब बड़ा आसान हो गया है देना। ठीक है, बहुत मुफीद मालूमात आपने दी है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह इसी किस्म के मौज़ूआत पे आपको जो है रहमत दूंगा। तो जरूर। नाज़रीन, ये थे जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब। ये हमें फ़िलैंथ्रोपी के बारे में, यानी कि जो चैरिटी एक्टिविटी होती है, जो खैर खैरात होती है, लोगों की फलाह व बहबूद, डेवलपमेंट का, रिहैबिलिटेशन का काम होता है, तो किस तरह से पुराने दौर से दौर जदीद में आया और मौजूदा दौर में उसके क्या तकाज़े हैं, अगर कोई करना चाहता है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को तरगीब दीजिए कि ये प्रोग्राम ज़रूर देखें, क्योंकि ये इंसानों की इंसान से मोहब्बत के ताल्लुक़ से है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, आपसे विदा लेता हूँ। शब बख़ैर।